इन्होंने पूछा, सार्थक ने पूछा था राष्ट्रीय आय है क्या और प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो सबसे पहले तो इनको राष्ट्रीय आय की परिभाषा बताएं कि राष्ट्रीय आय की जो है परिभाषा क्या है। तो राष्ट्रीय आय का जो अर्थ है, इसका जो मतलब है, एक देश के भीतर एक निश्चित समय, अमूमन 1 साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है, टोटल जो मूल्य होता है, इसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो इसमें राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे आपका कृषि हो गया, उद्योग हो गया, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तो इनके द्वारा जो उत्पन्न आय, जो आय उत्पन्न की जाती है वो शामिल होती है। और राष्ट्रीय आय जो होती है वो किसी देश की आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण मापदंड है। तो राष्ट्रीय आय को हम इस तरीके, और हाँ, अब बताते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है जो है राष्ट्रीय आय जो होती है, जो राष्ट्रीय आय को देश की टोटल पॉपुलेशन से भाग दे देना, यानी जितनी राष्ट्रीय आय हो उसको देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करना। तो अगर आप विभाजित कर देंगे तो औसतन एक व्यक्ति को इतनी आय मिलती है, निकल के आ जाएगा। तो यही है जो है प्रति व्यक्ति आय, और यह देश की जीवन स्तर और आर्थिक समृद्धि का संकेत भी देती है। तो थोड़ा हम समझेंगे कि इसको हम जो है कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी, जैसे मान लो एक जो है गांव है, गांव का नाम है खुशहाल नगर, और उसी खुशहाल जो है नगर में सार्थक भी रहता है, सार्थक भी है। तो एक बार की बात है, खुशहाल नगर जो गांव था संपन्न था, और एक छोटा सा गांव था। तो जहाँ लोग जो है खेती करते थे, कुछ लोग खेती करते थे, कुछ लोग उद्योग चलाते थे, और बाकी लोग सेवाएं प्रदान करते थे, जैसे अध्यापन कार्य, सिलाई, दुकानदारी, इलाज। और इस गांव की जो ये गांव था, खुशहाल नगर गांव का नाम, तो इसकी आबादी मान लो 100 लोग इस गांव में रहते थे। अब इस गांव की राष्ट्रीय आय आपको समझा रहे हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय के बारे में समझना। तो हर साल इस गांव के लोग मेहनत से काम करते और बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे किसान खेती से अनाज और सब्जियां उगाते थे, और उनके जो पूरे साल की जो उनकी इनकम थी, आय थी, 50 लाख रुपए होती थी। जो छोटे उद्योगपति थे, जैसे आपके गांव में छोटे उद्योगपति कौन है, तेल निकालने वाले, जो है रस्सियां बनाने वाले, जूट की रस्सियां बनाने वाले, आज जितने भी छोटे छोटे मतलब उनके रोजगार थे, तो जिससे उनकी आय मान लीजिए 20 लाख रुपए थी। अब देखिए उनकी 20 लाख, और जो सेवा प्रदाता थे, सेवा प्रदाता में आपका शिक्षक हो गया, दर्जी हो गया, व्यापारी हो गया, स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, इनकी जो आय थी ये 20 लाख रुपए थी। अब गांव की टोटल तुम आय निकालो, खेती से यानी एग्रीकल्चर से 50 लाख रुपए आते थे। उद्योग जो छोटे छोटे उद्योग थे, जैसे कोल्हू है, चक्की है, इस तरीके से जो उद्योग, जैसे रस्सियां बनाना, पंखे बनाना, जो छोटे छोटे उद्योग थे, उनसे मान लो 20 लाख रुपए आता था। ठीक है, 20 लाख तो 50 20 70। और जो सर्विस सेक्टर वहाँ था, सर्विस मीन सेवा देने वाला, जैसे टीचर हो गया, आपके डॉक्टर हो गए, आपके जो है दर्जी हो गए, व्यापारी हो गए। तो इनकी आय मान लो जो है आप ये मान लिए इनकी आय होती थी 30 लाख रुपए। तो 50 20 70 और 30, इतनी हो गई टोटल इनकम, टोटल हो गई जो है 100 लाख।
अब जो गांव का मुखिया था उसने बताया कि हमारे गांव की जो टोटल आय है 100 लाख रुपए है। लोग खुश थे क्योंकि गांव संपन्न दिख रहा था। तो ये उस गांव की आय थी, ठीक है, टोटल आय थी। समझ में आई बात? टोटल आय थी। अब उसी गांव में एक लड़का समझदार, उसका नाम सार्थक। तो वो लड़का सोच में पड़ गया क्योंकि उसको प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी जानना था। तो वो गांव के बड़े बूढ़ों के पास गया और पूछा कि अगर गांव की जो टोटल इनकम 100 लाख रुपए है तो क्या हर व्यक्ति के पास बराबर आय है? तो गांव के जो बड़े बूढ़े थे तो उन्होंने समझाया कि अगर हमें लोगों की प्रति व्यक्ति आय जाननी है तो गांव की जितनी आय होगी और गांव की जितनी जनसंख्या होगी उसको उससे विभाजित कर देंगे। अब हुआ क्या, 100 लाख रुपए आय थी और गांव की जनसंख्या कितनी थी? 100 थी, 100 लोग रहते थे। तो इसको भाग जब दिया गया तो औसतन निकली आय, इतनी निकली औसतन। तो जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने बताया कि हमारे गांव में औसतन हर व्यक्ति की आय 1 लाख रुपए है। हर व्यक्ति की आय 1 लाख रुपए है। इसी को प्रति व्यक्ति आय बोला जाता। अब सार्थक को एक और सवाल सूझा कि वह गांव के लोगों से मिला है, सबसे बात की, हर चीज उसने देखी, लेकिन उसने देखा कि एक जो किसान है, जिसे रामलाल नाम का किसान है, तो उसकी आय तो 2 लाख रुपए महीने है क्योंकि वह तो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। एक जो है उद्योगपति गांव में है जिसका नाम मान लो सुरेश है। सुरेश जो है 4 लाख रुपए जो है कमाता है। तो उसका कारोबार और भी बड़ा है। लेकिन वहीं पर एक जो 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 नाई है, दर्जी है, मान लो दर्जी है बबलू, और बबलू की आय 50,000 रुपये ही थी। तो अमन ने सोचा जब प्रति व्यक्ति आय तो 1 लाख रुपए है लेकिन सबकी आय समान तो है नहीं। तो उसको मुखिया ने उसके सारे जवाबों को जो बूढ़े थे चौपाल लगाई और उस लड़के को राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का सार समझाया। अब समझाया क्या उसको, जो बड़े बूढ़े थे उसने समझाया कि राष्ट्रीय आय गांव की जो है टोटल कमाई है, जो यह दिखाती है कि हमारा गांव कितना उत्पादन कर रहा किन किन क्षेत्रों में। और प्रति व्यक्ति आय औसतन हर व्यक्ति की आय बताती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी की आय बराबर हो, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय औसतन होती, औसत होती, एवरेज होती। तो उन्होंने अब चूंकि जो बड़े बूढ़े थे तो एक एग्जाम्पल देके समझाया भी कि मान लो अगर गांव की आय 100 लाख रुपए हो और उस गांव में 100 लोग हैं तो औसतन सबको 1 लाख रुपए मिलने चाहिए, लेकिन हकीकत में कुछ ज़्यादा कमाते हैं और कुछ कमाते हैं कम। अब सार्थक ने समझ लिया कि राष्ट्रीय आय गांव की समृद्धि का सबसे बड़ा साधन है, जबकि प्रति व्यक्ति आय से हमें औसत आय का अंदाजा मिलता है, औसत आय कितनी है। तो अब ये सार्थक समझ चुका था कि जो है राष्ट्रीय आय से हमें किसी देश की जो है टोटल इनकम का पता चलता है, लेकिन और प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो होती है औसत, जबकि हर व्यक्ति की आय होती अलग अलग। तो ऐसे सार्थक ने सारी चीजें जो है समझ ली थी। अब चूंकि अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय पे, फिर वापस आते हैं। तो राष्ट्रीय आय का मैंने अर्थ को बताया था कि एक देश के भीतर एक निश्चित समय में, मूलतन 1 साल में, जो चीजें, जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं, जो वस्तुएं उत्पादित होती हैं और सेवाओं का जो मूल्य होता है, टोटल जो वैल्यू होती है, वो राष्ट्रीय आय है। इसमें आपका कृषि, उद्योग, सेवा आदि चीजें इसमें शामिल होती हैं। आज से जो उत्पन्न आय होती है वो इसमें शामिल होती है। तो और प्रति व्यक्ति आय का मतलब भी अब इनके समझ में आ गया कि प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करना। तो और जो प्रति व्यक्ति आय निकलती है वो औसतन होती है।
और जो राष्ट्रीय आय होती है वो समूचे देश की आय होती है, जबकि जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो औसतन एक व्यक्ति की कितनी आय होती है औसतन। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या चीज़ें शामिल होती। राष्ट्रीय आय में आपका जीडीपी आ जाता है, सकल घरेलू उत्पाद आ जाता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है। तो इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग इनके अर्थ हैं, तो इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपको फैक्ट बताएं। जैसे जब हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, यानी भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े स्वतंत्रता से पहले जो है सही तरीके से एकत्रित नहीं किए जाते थे, क्योंकि ब्रिटिश सरकार यह जो है नहीं चाहती थी कि भारतीयों को इस तरह की कोई जानकारी मिले। लेकिन सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय के बारे में सबसे पहले जिन्होंने पता लगाया था, उसका श्रेय जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1868 की ये पुस्तक है। तो इसमें भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की और देश की कुल राष्ट्रीय आय इन्होंने बताई थी 340 करोड़, और प्रति व्यक्ति आय उस समय बताई थी 20 रुपये अनुमानित। उसके बाद फिंडले सिराज ने 1911 में 49 रुपये प्रति व्यक्ति आय, वाडिया जोशी ने 1913-14 में 44 रुपये प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े प्रस्तुत किए। लेकिन भारत में राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आकलन सबसे पहले सर्वप्रथम हुआ था डॉक्टर वी राव 1925 से 1929 तक की अवधि के लिए किया गया, जिसमें 76 रुपये प्रति व्यक्ति आय अनुमानित की गई थी। और स्वतंत्रता के बाद जो है भारत सरकार ने अगस्त 1949 में, जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद अगस्त 1949 में प्रोफेसर पीसी महालिनोबिस की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम था नेशनल इनकम कमेटी, और जिसका ये उद्देश्य था कि भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना। तो इस समिति ने 1951 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, 49 में ये समिति बनी थी। तो इसमें जो है वित्तीय वर्ष 1948-49 में देश की राष्ट्रीय आय बताई गई थी उस समय 8,650 करोड़ रुपए, और प्रति व्यक्ति आय उस समय बताई गई थी 246 रुपये। लेकिन भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की थी 2 मई 1951 में, और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। और ये जो संगठन है हमारा, ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन जो है मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो लेकिन अब क्या हुआ है, CSO और NSSO का विलय हो गया। CSO जो है, CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय। तो CSO 1956 से लगातार प्रत्येक वर्ष जो है नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स जो प्रकाशित करता है, जिसे व्हाइट पेपर श्वेत पत्र के नाम से भी जाना जाता है। और जो NSSO है वो भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1995 में की थी। और NSS का जो फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो अभी तक राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार जो है वर्ष भी होते हैं। जैसे वर्तमान में अगर बात करें तो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है, और अभी तक जो है 6 बार राष्ट्रीय आय के आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया। सबसे पहला वाला 48-49, फिर अभी जो चेंज हुआ 2004-05 से हुआ है 2011-12। और ये आपका जो है मई 2019 में CSO और NSSO का विलय भी हो गया है। और विलय इसका हो गया सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने इसका निर्णय लिया। विलय का उद्देश्य ये था कि और ज़्यादा इसको मजबूत बनाया जाए। तो अब इस समय जो काम कर रहा है वो NSO काम कर रहा है, यानी CSO
और NSO का विलय करके NSSO का विलय करके जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया, यानी NSO बना दिया गया है। तो वही संगठन जो है इसे देख रहा है। अच्छा, इसके लिए 2005 में डॉक्टर सी रंगराजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने एक राष्ट्रीय सांख्यिकी वित्त की अध्यक्षता वाले NSO के गठन की सिफारिश भी की थी। तो NSO का क्या महत्व है कि ये इसका जो है NSO अब ये सारे कार्य जो है करता है, जो है राष्ट्रीय आय से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। तो अभी भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ, एक चीज़ और शामिल करेंगे कि विश्व बैंक द्वारा जो है प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के आधार पर देशों का विभाजन भी किया गया है। तो उसमें निम्न आय वाले समूह, मध्यम आय वाले, उच्च आय वाले। तो इसमें ये है कि जो उच्च आय वाले होते हैं देश, तो उनकी प्रति व्यक्ति आय $12,736 या उससे जिनकी अधिक आय होती। और जो मध्यम आय वाले होते हैं, इसमें जो देश आते हैं उसमें प्रति व्यक्ति $1,046 से $4,152 जो है डॉलर की आय। तो भारत जो है मध्य आय समूह में शामिल है। निम्न आय समूह में होता है प्रति व्यक्ति आय $1,045 या उससे और भी नीचे कमाई हो, तो ऐसे देश इसमें शामिल होते हैं। तो ये हाँ, वर्तमान में भारत, ये भी ध्यान रखना, वर्तमान में भारत एक विकासशील देश है और वर्तमान में भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थात इसका मतलब है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र जो है मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये चीजें आपके समझ में आई? राष्ट्रीय आय समझ में आया? तो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय के बारे में आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, धन्यवाद।